and we are going to start with each and every line item. So if we see, this is what the first ideally the line item is, which is revenue recognition, sales जिसे हम कहते हैं. प्रॉफिट और लॉस एक पीरियड के लिए होता है. जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए एनुअल रिपोर्ट है, तो ये स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्ट डेट है 1 अप्रैल 2024 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2025. रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करें तो कैसे जज किया जाता है कि कंपनी बोलेगा कि रेवेन्यू रिकग्नाइज हो चुका है. द ग्रुप recognizes revenue depict the transfer of promised goods and services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods and services. रिकग्नाइज तब कर रहा है जब एक प्रॉमिस्ड गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ग्रुप मतलब कंपनी कर देता है अपने कस्टमर्स को, और एक प्री डिसाइडेड ट्रांजैक्शन प्राइस पे. 5 स्टेप अप्रोच होता है तो रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए. आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर. जैसे फॉर इंस्टेंस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया कंपनी को और कंपनी ने वो गुड्स को डिलीवर किया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. कई केसेस में, जैसे ब्रिटानिया के केस में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर एक एल गवर्नमेंट से कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहा है जिसके लिए 3 साल का टाइम रहेगा, तो ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा बिटवीन द गवर्नमेंट जिसने वो प्रोजेक्ट एलोकेट किया है और एल के बीच में. तो एल रिकग्नाइज कब करेगा, तो एल के लिए कस्टमर वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसने प्रोवाइड किया है वो बिजनेस. आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है. उस कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या करना है इन द कॉन्ट्रैक्ट्स. डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, एक्सचेंज के लिए प्राइस क्या कंसिडरेशन होगा. एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब किस काम के लिए कितना ट्रांजैक्शन प्राइस है. अगर मल्टीपल एक्टिविटीज़ है तो हो सकता है कि उस मल्टीपल स्टेप्स के अंदर में एक ट्रांजैक्शन प्राइस प्री डिसाइडेड हो. जैसे कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर 3 साल लग रहा है, तो मान लीजिए कि बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो उस समय में कुछ काम अगर कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए कर दिया है, तो कस्टमर एक पार्ट अमाउंट ही देगा. फाइनल स्टेप, रिकग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो फाइनल इज कब रिकग्निशन होगा. सेल ऑफ गुड्स, जैसे यहाँ पर ब्रिटानिया के केस में है, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन ए कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ गुड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब आपका कस्टमर कंट्रोल पा जाता है. जब हम बोलते हैं कि कंट्रोल पा जाता है, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि कंट्रोल ऑफ द गुड्स विच इज ऑर्डिनरी अपन डिलीवरी एट द कस्टमर प्रीमाइसेस. तो मतलब अगर जैसे कि कंपनी के गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है और आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, और 4 दिन के बाद अगर वो ऑर्डर डिस्पैच हो करके कस्टमर के गोडाउन तक आ रहा है, कस्टमर के गोडाउन तक आने के बाद में अगर वो गोडाउन से कस्टमर के गोडाउन से चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है. लेकिन अगर प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है या गुड्स डैमेज हो रहा है कंपनी के खुद के गोडाउन से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ अगेन शेड्यूल्ड फॉर फॉर द डिपार्चर टू कस्टमर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की है विच इज़ कंपनी की है. तो जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तब हम मानेंगे कि सेल हो चुका है, जैसे डिलीवरी में. और हो सकता है, डिपेंड हो सकता है कि कस्टमर ने बोल दिया है कि जैसे ही हम आपके गोडाउन से आपका गुड्स निकल जाएगा, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कस्टमर की हो जाती है तब भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे डिलीवरी एट द कस्टमर प्रीमाइसेस एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट ए ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो कि हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 2 और 3 में पढ़ा. फिर उसके बाद में रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड टू एक्सटेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनी ट्रेड डिस्काउंट्स. कुछ डिस्काउंट्स मिला, वॉल्यूम में रिबेट्स मिला, कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट विच आर लेवाइड ऑन सेल्स एंड गुड्स, मतलब या तो टैक्स पेमेंट हुआ, कुछ डिस्काउंट दिया, वॉल्यूम रिबेट, सब चीज़ एडजस्ट हो जाएगा और वो एडजस्टेड वैल्यू ही रेवेन्यू रिकग्निशन में आएगा. For certain contracts that permits the customer to return an item, revenue is recognized to the extent that it is probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur. नाउ ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि एक सिचुएशन पे अगर आपने काम कर दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी
चुकी है कि वो रिवर्स नहीं करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एग्जीक्यूट हो चुका है एक सर्टन 100% में से, लेट अस से 50% काम हो चुका है, तो वो रिवर्स नहीं करेगा 50% से, और वो लाइकली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अगेन ये डेफिनेशन जब कंस्ट्रक्शन की हम जब बात करते हैं, तो 3 साल का अगर कोई प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन के अंदर में, 1 साल में हमें क्लियर हो चुका है कि हमने इतना काम तो हो चुका है, अब ये रिवर्स नहीं करेगा। मतलब क्लाइंट अगर ये भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, तो इतने काम का तो ये पैसा देगा ही देगा, बेयर मिनिमम। तो वो बेयर मिनिमम हम रिकग्नाइज करते हैं उस साल के रेवेन्यू के केस में। एज ए consequence for those contracts for which the group is unable to make a reasonable estimate of return, revenue is recognized when the return period lapses or reasonable estimate can be made. Refund liability and an asset for recovery is recognized for these contracts and presented separately in the balance sheet. मतलब बेसिकली कि अगर कोई गुड्स पर सेल हो चुका है, हमने रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स में, और उसके बाद वो रिटर्न हो जा रहा है, तो उसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी उस चीज़ की हमें रिकग्निशन दे रहा है। दिस इज व्हाट रेवेन्यू रिकग्निशन इज। दूसरा एस्पेक्ट है अदर रिकग्निशन। तो अदर रिकग्निशन में क्या होता है, विच इज़ इनकम फ्रॉम रॉयल्टीज आर रिकग्नाइज्ड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। डिविडेंड इनकम इज रिकग्नाइज्ड व्हेन द ग्रुप्स राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश। मतलब डिविडेंड आ रहा है, किसी आपने प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है। फॉर ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकता है, जैसे पब्लिक इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, या फिर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए। मेजर्ड एट amortized कॉस्ट, अगेन दिस इज एन अकाउंटिंग टर्म, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप वैल्यूएशन करते हो इंस्ट्रूमेंट्स का। इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉर्डेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अगेन देर इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash flow payments or receipts over एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ए शॉर्टर पीरियड। अगेन थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ है, तो मे बी जब हम ये प्रिसाइजली जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड। बेसिकली फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में मैच कराते हुए किस इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। सो टू फाइनली, वेयर अप्रोप्रिएट टू द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, इंटरेस्ट इनकम इज इंक्लूडेड इन other income in statement of profit and losses. So that's what other recognition is telling you about. This is what the P&L is, which is recorded. Sale of goods, March 25, 17,535.02. अगेन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में पब्लिक कंपनीज में मैंडेट है कि जब भी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग करी, तो एग्जैक्टली सेम पीरियड प्रीवियस ईयर का भी आपको रिपोर्ट करना है। Other operating revenues, note number 29, 407.65, which is 407.65, 223, all rupees are in crores. तो ये क्यूमुलेटिव हो गया आपका 17,942। अभी तक जैसे हमने समझा, ब्रिटानिया का कोर बिजनेस एक्टिविटी है बेकरी, विच इज सेलिंग बिस्किट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। टोटल डिस्काउंट्स वगैरह के बाद सेल्स कितना हुआ है, दिस इज द सेल्स 17,535 करोड़ 2 लाख रुपए का। दैट्स व्हाट हैज बिन रिकॉर्डेड। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ क्या है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ जैसे हमें अभी हमने पढ़ा, वो है आपके इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम अगर कंपनी ने जो रिसीव किया। तो क्यूमुलेटिव और रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हो गए, 17,942.67। राइट, नोट नंबर इज 29, सो लेट्स गो टू नोट नंबर 29। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स। सो नोट नंबर 29, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स 17,535.02। अगेन फर्दर रेफरेंस इसके लिए चाहिए तो हमें नोट नंबर 53 में जाना पड़ेगा। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा था रॉयल्टी इनकम, स्क्रैप सेल्स, अदर रिसीट्स। अगेन रेफर टू नोट बिलो विच इज नोट नंबर बी। आप देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया, ए प्लस बी। सो दिस इज टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, ये टोटल आ गया। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग पर्पस के लिए जब भी आप यूज़ करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप यूज़ करते हैं, तो ये बाइफर्केशन कई बार काम आ जाता है कि ये डिटेल्स कहाँ से कौन सी इनकम आ रही है, सो दैट ये फोरकास्ट करने में भी आपको काम आएगा, कई रेशियोज कैलकुलेशन करने में भी ये बाइफर्केशन काम आ सकता है। ये हो गया हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब नोट नंबर 53 में जाते हैं और देखते हैं कि और कुछ डिटेल कंपनी ने प्रेजेंट किया है क्या। सो दिस इज नोट नंबर 53, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अभी हमने देखा कि नोट नंबर 29 में रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन थी, अब रेवेन्यू स्ट्रीम्स में क्या बोल रहा है, द ग्रुप इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, जो कि आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस और ऊपर एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड स्क्रैप सेल्स। अगेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो तो उसमें स्क्रैप्स निकलते हैं। तो स्क्रैप्स क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है कोई भी प्रोडक्ट का।
अगर मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा तो स्क्रैप नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि स्क्रैप सेल्स हमेशा ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर में आता है, अदर इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा। स्क्रैप सेल्स गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और रॉयल्टी इनकम जो भी इसी बिजनेस को करने की वजह से मिला है। सेल ऑफ गुड्स, नोट 29 अदर ऑपरेटिंग, ये सेम है, ऑलरेडी हमने नोट 29 में देख रखा है। अब डिसएग्रीगेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर क्यों लिखा हुआ है ये वर्ड, हमने वहां पर भी देखा था सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप में मटेरियल इन्फॉर्मेशन में कि रेवेन्यू रिकग्निशन इज कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। इन द फॉलोइंग टेबल रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर इज डिसएग्रीगेटेड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्राइमरी जियोग्राफिकल मार्केट। इंडिया से रेवेन्यू कितना आया 16,428.63, अदर्स मतलब आउट ऑफ इंडिया 1,106.39, टोटल 17,535.02, और यहाँ पर देखिए 17,535.02, दीज टू आर मैचिंग, राइट। सो दिस सेल ऑफ गुड का बाइफर्केशन क्या है, मेजर कंपोनेंट आपका आ रहा है इंडिया से, रिमेनिंग 1,000 या 1,106 करोड़ आपका आ रहा है एक्सपोर्ट से, राइट। Now, this becomes your total sales, and that's where the previous year information is also there. The group does not incur any cost to obtain or fulfill a contract with the customer. There is third way to present the same information. The third way is reconciliation of net sale of goods. जैसे हमने बोला कि स्टॉक रिटर्न्स हो सकता है, डिस्काउंट्स प्रमोशन हो सकता है, आपने हमने पढ़ा था कि ये सारा चीज़ लेस हो करके नेट लेवल पे आइडेंटिफाई होगा। तो रिकन्सिलिएशन में क्या बता रहा है कि ग्रॉस सेल वैल्यू कितना है 18,431.93, लेस स्टॉक रिटर्न्स 152.63, लेस डिस्काउंट्स प्रमोशन एंड चैनल मार्जिन्स जितने भी थे 744.28 करोड़। सेल ऑफ गुड्स नेट लेवल में कितना है 17,535.02। अगेन दिस इज ऑल्सो मैचिंग विद सेल ऑफ गुड्स। अब ये इन्फॉर्मेशन कब आ सकती है, अगेन जैसे कि अगर मैंने ग्रॉस सेल्स इन वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई किया और मुझे कुछ प्रोपोर्शंस निकालने हैं कि फ्यूचर में स्टॉक रिटर्न्स टेंटेटिवली कितने होंगे, तो अभी का ये इन्फॉर्मेशन मुझे हेल्प कर सकता है बताने के लिए। मुझे जानना है कि नेट नेट लेवल पे ग्रॉस सेल का कितना परसेंट डिस्काउंट्स प्रमोशन और चैनल मार्जिन में जाता है कंपनी का, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम का होगा। I hope with this three particular four aspects which we have seen. So first of all we have understood कि revenue recognition कैसे present होता है financial statement में। फिर हमने देखा कि ब्रिटानिया का टोटल रेवेन्यू है कितना, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है कितना। फिर उसका नोट नंबर 29 में हमने और इन्फॉर्मेशन स्टडी किया, फिर वहाँ से उसने मेरे को लेकर के गया नोट नंबर 53 और मैंने देखा कि डिसएग्रीगेशन भी है और रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट सेल्स ऑफ गुड्स भी है। हमें कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि अलग अलग प्रोडक्ट वाइज इनके सेल्स कितने रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंपनी ने ज्योग्राफिकल वाइज सेल्स नहीं दिया है, खाली इतना दिया है इंडिया के अंदर कितना है, इंडिया के बाहर कितना है। तो अगेन मॉडलिंग पर्पस से या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस पर्पस से अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करना चाहें तो शायद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा।